and characteristics units of content analysis. Today I will discuss on categories of content analysis, next step of content analysis, importance of content analysis, and limitations of content analysis. Today we discuss on 4 subtopics. Okay, we start first to categories of content analysis. अंतर्वस्तु विश्लेषण की इकाइयां। जमाल साहब अब अपना स्विच माइक म्यूट कर लीजिए। ओके, तो यूनिट्स ऑफ कंटेंट एनालिसिस तो हम लोग देख लिए थे। अब हम लोग देखेंगे कैटेगरीज ऑफ कंटेंट एनालिसिस वन बाय वन। कैटेगरीज, तो व्हाट इज द कैटेगरीज? तो अभी हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे, उसको फिर मैं दोबारा बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि सिंपली सिलेक्शन ऑफ यूनिट्स, कुछ नोट डाउन कर लीजिए, आप लोगों का मैटर भी हो जाएगा। जो इंग्लिश वाले हैं इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में, ठीक है। मैं दोनों का बारी बारी से कर बोल दूंगा कि पहले इंग्लिश फिर हिंदी। कैटेगरीज ऑफ कंटेंट एनालिसिस, सिंपली सिलेक्शन ऑफ यूनिट, सिंपली selection of unit does not ensure, simply selection of unit does not ensure essential facts for content analysis. Essential facts for content analysis until they are divided in some definite category, categories, full stop. In other words, fixation of definite categories, helps in classifying the content and help in analyze them properly. These categories may be understood as follow. इसका हिंदी में लिख लीजिए इतनी बात को जो आप लिखे हैं कि केवल इकाइयों को, अंतर्वस्तु विश्लेषण की श्रेणियां है, टाइटल है अंतर्वस्तु विश्लेषण की श्रेणियां, उसके अंतर्गत हम लिख रहे हैं कैटेगरीज के अंतर्गत कि केवल इकाइयों को चुन लेने मात्र से ही अंतर्वस्तु विश्लेषण के लिए आवश्यक तथ्य प्राप्त नहीं होते जब तक इन इकाइयों को कुछ निश्चित श्रेणियों में विभाजित न किया जाए, निश्चित श्रेणियों में विभाजित न कर लिया जाए। अर्थात उन निश्चित श्रेणियों का निर्धारण जरूरी होता है जिनके अंतर्गत विषय सामग्री का वर्गीकरण, विषय सामग्री का वर्गीकरण करके उसका विश्लेषण किया जाना है। विषय सामग्री का जो कंटेंट है, सामग्री का वर्गीकरण करके उसका विश्लेषण किया जाना है। इस प्रकार के विभेद या वर्गीकरण के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं।
अब कौन कौन से उदाहरण है इसको थोड़ा सा देख लीजिए, 3 4 5 6 उदाहरण होंगे। तो पहला है छोटा छोटा एक एक लाइन का उदाहरण हम लेते हुए चलते हैं। फर्स्ट है नंबर 1, क्लासिफिकेशन और distinction of the basis of substance and forms of the subject। एक नंबर हो गया। क्या हुआ? क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्टिंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटेंस एंड फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब इसका हिंदी में लिख लीजिए कि विषय वस्तु डैश दे दीजिए विषय वस्तु के बाद, और उसके स्वरूप। विषय वस्तु क्या हुआ? सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। विषय वस्तु और उसके स्वरूप मतलब फॉर्म में अंतर के आधार पर विभेदीकरण। नंबर सेकेंड नंबर जो इसका क्लासिफिकेशन है, डिस्टिंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मोरल एंड इमोरल, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, यूजफुल एंड हार्मफुल, relevant और irrelevant, favorable to the society और एंटी सोसाइटी। दूसरा जो हिंदी में लिख लीजिए, अस्तर भेद क्या हुआ कि नैतिक व अनैतिक, जो मोरल और इमोरल की बात हुई है, नैतिक और अनैतिक, बलशाली और व दुर्बल, समाज के अनुकूल या समाज विरोधी। इस रूप में हम इसको कैटेगराइज करते हैं। नंबर थर्ड क्या है? हिंदी में मूल्य भेद है। इंग्लिश में लिख लीजिए पहले एक लाइन कि डिस्टिंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज, डिस्टिंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज pertaining to wealth, love, affection on the life, love and affection of life, etc। मतलब मूल्य भेद हुआ थर्ड कि धन संबंधी मूल्य, प्रेम संबंधी मूल्य, जीवन संबंधी मूल्य आदि। चौथा जो भेद होता है नंबर 4 क्लासिफिकेशन में, नंबर 4 जीवन संबंधी मूल्य आदि एक्सेट्रा। नंबर 4 डिस्टिंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनालिटी। होता है ना, पर्सनालिटी में डिस्टिंक्शन होता है कि नहीं होता है? कोई कहता है मैं ही हूँ, कोई कहता है हम सब हैं, मैं हूँ, मतलब हमवादी दृष्टिकोण। कोई होता है कि कल्याण परार्थवादी होता है, ठीक है, बहुत सारे लोग मिलते हैं। कोई होता है कि जिसको कहा जाता है कि इंट्रोवर्ट है, अंतर्मुखी है, कुछ बोलता नहीं है, अपने आप में ही बोधिसत्व बना रहता है। कोई होता है कि नहीं बहिर्मुखी है, बोलता ही रहता है। ठीक है, आप लग रहे हैं ज्यादा बोलते हैं। तो इसमें इस तरह से उसको हम वर्गीकृत करेंगे यहाँ पे। तो नंबर 4 क्या है? व्यक्तित्व भेद के बात है। डिस्टिंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनालिटी, सच एज इगोस्टिक और नॉन इगोइस्टिक पर्सनालिटी, सेल्फिश और सेल्फलेस, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी एंड सो ऑन। इंट्रोवर्ट और
इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी एज सो। किसी भी चीज़ में एक्सट्रीमिस्ट जो होता है ना, एक्सट्रीम पोजीशन हानिकारक होता है। चाहे इंट्रोवर्ट है चाहे एक्सट्रोवर्ट है, किसी चीज़ में एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। बुद्ध का अगर सिद्धांत फॉलो करते थे, ऑलवेज फॉलो द मिडिल पाथ। मिडिल पाथ आप जहाँ भी अपनाएंगे, आप लाइफ में हमेशा उस चीज़ को आगे लेके चलेंगे तो आप हमेशा सक्सेस पाएंगे। एक्सट्रीम कोई भी चीज़ होता है ना, चीज़ों को तोड़ देता है। तो हमेशा चाहे आप जीवन एक सूत्र बना लीजिए, मिडिल पाथ यदि फॉलो करते हैं, रिसर्च से बियॉन्ड मैंने अलग जीवन संबंधी बात चल रही है इसलिए बता रहा हूँ। मिडिल पाथ एक बहुत ही गूढ़ पाथ बताया गया। जैसे मिडिल पाथ में आता है, जो भी बुद्धिज्म के छात्र हैं वो जानते हैं, सील समाधि प्रज्ञा की बात की गई है उसमें। तो सील में बेसिकली 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सम्यक जो आप वाक, जो आपका राइट स्पीच है, राइट एक्शन है, राइट जो आपका लिवलीहुड है, तो वचन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कहाँ क्या किस रूप में क्या बोलते हैं, हाँ थोड़ा रखिए, क्या बोलते हैं, तो यह काफी इंपॉर्टेंट। आपका वर्ड पावर आपके जीवन का पूरा सूत्र निर्धारित कर देता है। तो वर्ड का काफी इंपॉर्टेंट। वर्ड कहाँ से निकलता है? थॉट से। यदि आप राइट थिंकिंग कर रहे हैं, सम्यक संकल्प का अगर फॉलो कर रहे हैं ढंग से, तो आपका सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, उससे निर्धारित हो जाता है आपका वर्ड। फिर आपका कर्म। आप किसी को मार नहीं रहे लेकिन मन से ही सोच रहे हैं कि इसको 2-4 चाटी लगाया जाए, क्या इसके बारे में थोड़ा बुरा सोच रहे हैं, तो वही क्या हो रहा है? एक्शन आपका हो रहा है। यह जो भी एक्शन है, यह बैड कर्मा, जो भी संस्कार है, जो रिबर्थ का जो प्रोसेस जो लोग बिलीव करते हैं, चाहे सब लोग बिलीव ही करते हैं, बुद्धिज्म जैनिज्म सब में रिबर्थ प्रोसेस है, चाहे अन्य जो भी वैदिक जो भी फिलॉसफी है, तो जो भी कर्म रिबर्थ में जो बिलीव करते हैं, जन्म पुनर्जन्म, बर्थ रिबर्थ में, तो आपका एक कार्मिक फॉर्मेशन डेवलप होते रहता है, चाहे वचन से, कर्म से और एक्शन, मन से, तीनों से आपकी शुद्धता आवश्यक। तभी आप एक अच्छा मुकाम या जो चीज़ है प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं, आपको प्राप्त होता भी है। तो यहाँ हम लोग थोड़ा ज़्यादा नहीं जाके इतना ही तक रखते हैं कि फॉलो द मिडिल पाथ। यदि आप लाइफ का एक गोल बना ले, उद्देश्य बना ले कि हमको मिडिल पाथ पे चलना है, तो एक्सट्रीम किसी चीज़ में नहीं होते। ज़्यादा इंट्रोवर्ट भी होता है तो क्या होता है, वो अपनी बात जानते हुए अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, और ओवर एक्सट्रोवर्ट भी नहीं मुझे होना चाहिए कि एकदम से नहीं होता है, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट कहा जाता है किसी को, तो कभी कभी हानि भी पहुंच जाता है। तो आपको एक रास्ता निकाल के चलना चाहिए। वो रिसर्च से अलग की बात हुई। चलिए नंबर 5 क्या है? हाँ हिंदी, उसका लिख लीजिए। हाँ, व्यक्तित्व भेद। व्यक्तित्व भेद में अहमवादी, 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 अहम नहीं बोलते हैं, वह परार्थवादी व्यक्तित्व, अंतर्मुखी व बहिर्मुखी व्यक्तित्व आदि। उसमें जोड़ लीजिए एक आधा लाइन और जो भी लिखना है, लेकिन इतना ही तक रखिए। नंबर 5 है सोर्स ऑफ द मटेरियल। सोर्स ऑफ द मटेरियल नंबर 5। सोर्स ऑफ द मटेरियल में क्या हुआ? लाइक राइटिंग ऑफ हिंदी और इंग्लिश, like writing the Hindi or English, comma, Bengali and English literature, comma, principles of, अभी चल रहा है RSS BJP, प्रिंसिपल्स ऑफ RSS BJP एंड कम्युनिस्ट कर लीजिए, एक्सेट्रा। मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ, सबका प्रिंसिपल अलग अलग है, ऐसा नहीं कि वो उसके लिए वही सिद्धांत सही है, चाहे जो कांग्रेस का हो या कम्युनिस्ट सिद्धांत हो या RSS का हो, BJP का हो,
तो कहने का आशय है कि हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम लोग कहने का प्रयास यही कर रहे हैं कि सामग्री या स्रोत, हिंदी लिख लीजिए इसका, कि हिंदी लेखकों व उर्दू लेखकों की रचना, कॉमा, बंगला साहित्य व अंग्रेजी साहित्य, कॉमा, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत व कम्युनिस्ट पार्टी के सिद्धांत आदि। नंबर 6 क्या होता है? कैरेक्टर। नंबर 6 कैरेक्टर। कैरेक्टर इन स्टोरी, कोई भी कैरेक्टर जो होता है, जो भी स्टोरी में, नोवेल में या कोई भी पढ़ते हैं प्ले में, तो बिना कैरेक्टर के तो होगा नहीं। यहाँ पर कैरेक्टर इन स्टोरी, नोवेल, प्ले एक्सेट्रा, like the main character, जिसको मुख्य पात्र बोलते हैं, हीरो हीरोइन जिसको नहीं देखते हैं, मेन कैरेक्टर, और सबऑर्डिनेट कैरेक्टर, हीरोज और विलेन, हीरोइन और वैम कैरेक्टर, आर्टिस्ट, प्लेबैक सिंगर एक्सेट्रा। नंबर 6 लिख रहे थे ना। पात्र की बात कर लीजिए। पात्र मुख्य पात्र और सहायक पात्र, कॉमा, नायक और खलनायक, कॉमा, नायिका और पार्श्व, नायिका या गायिका कर लीजिए, एक्सेट्रा आदि। नंबर 7, ये सब क्या हो रहा है? हम लोग कैटेगरीज पढ़ रहे हैं अभी। अंतर्वस्तु के जो वर्गीकरण किया जाएगा, किस तरह से कैटेगरी होता है कंटेंट एनालिसिस का। नंबर 7 क्या है? वेराइटीज ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का क्या मतलब? कथन होता है ना। कथन में क्या होता है? कभी कभी कोई सकारात्मक कथन भी होता है, नकारात्मक कथन भी होता है। कभी कभी क्या होता है कि आप प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट किसी को कुछ बोलते हैं, डायरेक्ट किसी को हर्ट हो जाता है। कभी कभी इनडायरेक्ट रूप में भी आप डायरेक्ट से ज़्यादा हर्ट कर देते हैं, इनडायरेक्ट कथन भी होता है। उसके सामने नहीं बोल के उसके 10 आदमी के सामने उसके बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिए, ठीक है। तो यह जो भी आप किसी भी मगही भाषा में चुगली कहते हैं। हाँ, तो उसे बचना चाहिए। सम्यक राइट वर्ड में स्पीच में वो आता है, चुगली बिल्कुल नहीं करनी चाहिए एक दूसरे की। तो वह जो बात बोल रहे हैं ना, उसको फॉलो करना चाहिए जीवन, तभी आप कुछ हद तक आगे सोच सकते हैं, उसका आपका डेवलप हो सकता है। तो क्या कर रहे थे? नंबर 7 में वैराइटीज ऑफ स्टेटमेंट, लाइक उसमें लिख लीजिए, राइट डाउन प्लीज। वैराइटीज ऑफ स्टेटमेंट में लाइक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्टेटमेंट, कॉमा, पॉजिटिव और निगेटिव स्टेटमेंट, फैक्ट स्टेटमेंट, आइडेंटिफिकेशन स्टेटमेंट, एप्रिसिएटिव स्टेटमेंट, अब्यूजिंग स्टेटमेंट और सो ऑन। होता है ना, कभी कभी किसी का उत्साहवर्धन भी आप करते हैं कि नहीं करते हैं? उसका एप्रिसिएशन करते हैं कि नहीं, तुमने अच्छा काम किया, अच्छा बात बोला, या तुम्हारा आचरण अच्छा है, ठीक है। इस तरह चुगली वाला बात बोलिए तो आचरण अच्छा होगा? नहीं होगा ना। तो इसको हिंदी में लिख लीजिए कि कथनों के भेद, उसके अंतर्गत क्या होगा कि प्रत्यक्ष कथन व अप्रत्यक्ष कथन, कॉमा, सकारात्मक कथन व नकारात्मक कथन, कॉमा, तथ्य कथन मतलब क्या? फैक्ट स्टेटमेंट, व अभिज्ञान कथन मतलब क्या था? आइडेंटिफिकेशन स्टेटमेंट आदि।
8 नंबर में लिख लीजिए, नंबर 8, कंट्राडिक्टरी और ऑपोजिट कैटेगरीज लाइक प्लेजर और हैप्पीनेस एंड sorrowness impartial और अल्टीमेट, कॉमा देते जाइएगा, प्लेजर और हैप्पीनेस एंड सॉरोनेस के बाद कॉमा, इम्पार्शियल और अल्टीमेट, कॉमा, पॉजिटिव और निगेटिव, कॉमा, पॉजिटिव और निगेटिव, कॉमा, स्पिरिचुअल, कल्चर और मटेरियलिस्टिक कल्चर। इसका हिंदी लिख लीजिए, विपरीत श्रेणियां। विपरीत श्रेणियां में क्या लिखिएगा कि सुखवाद व दुखवाद, लौकिक व पारलौकिक, लौकिक व पारलौकिक, सकारात्मक व नकारात्मक, कॉमा, आध्यात्मिक संस्कृति व भौतिकवादी संस्कृति। नाइन नंबर लिख लीजिए, 9, क्लासिफिकेशन और स्ट्रेटिफिकेशन लाइक दोज ऑफ लेबर, कॉमा, स्टूडेंट, कॉमा, रूलर, कॉमा, पॉलिटिकल पार्टीज, कॉमा, यूनियन लीडर्स, कॉमा, कैपिटलिस्ट, कॉमा, कंज्यूमरिस्ट, एक्सेट्रा। वर्ग भेद में क्या लिखे हैं? वर्ग भेद नंबर 9, वर्ग भेद श्रमिकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, प्रशासकों के लिए, राजनैतिक पार्टियों के लिए, श्रमिक नेताओं के लिए, पूंजीपतियों के लिए या उपभोक्ताओं के लिए लेख, पुस्तक, भाषण, संपादकीय आदि। 2 और है, नंबर 10 और 11। 10 नंबर में लिख लीजिए एक लाइन, नंबर 10, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोरीज, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोरीज लाइक, स्टोरी में सबसे ज्यादा स्टोरी कौन प्रचलित होता है? जो जनमानस से जुड़ा हुआ है, जो जनमानस से जुड़ा हुआ है, जिसमें लोगों की बात की गई। क्या भावना क्या हो उसमें? मूलवर्धिक कहानियां जैसे पंचतंत्र। अरे भाई आप लोग तो आदर्श के बात करो। प्रेम संबंध नहीं होता, प्रेम कहानी सुने हैं, लव स्टोरी। कितना सिनेमा ज्यादा फेमस हुआ है, तो उस बात को लिख लीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोरी में लाइक लव स्टोरी, हंटिंग स्टोरी, वो भी आपका एक पक्ष सही है। ट्रू स्टोरी पे भी बहुत सारा स्टोरी हुआ है, सत्य कथा, यात्रा संबंधी भी स्टोरी, जो ट्रेवलर स्टोरी होता है। फिर मिथोलॉजिकल भी होता है, एंड ह्यूमन से रिलेटेड भी बहुत सारे स्टोरी होते हैं, एक्सेट्रा। इट मे बी अप्लीकेबल टू पार्टी, नोबल, एक्सेट्रा ऑल्सो। मतलब यहाँ कहने का आशय ये है कि कहानियों का जब वर्गीकरण करते हैं, जब किसी कहानी, उपन्यास या कोई भी पात्र या किसी भी चीज़ को आप जब लेते हैं,
तो उसमें कभी कभी आप देखते हो सत्य कथा पर भी है, यात्रा कथा पे वृत्तांत है, हास्य कथा है, लोक कथा है, प्रेम कहानी है, शिकारी कहानी, हंटिंग स्टोरी, मतलब वही हुआ शिकार करने वाला। तो इस लाइन को हिंदी में लिख लीजिए, कहानियों का जो वर्गीकरण, कहानियों का वर्गीकरण, उसमें क्या लिखिएगा, डैश देकर लिख लीजिए, प्रेम कहानी, शिकारी कहानी, सत्य कथा, यात्रा कथा, लोक कथा, हास्य कथा। लेकिन ज्यादा पॉपुलर कौन कथा होता है? अरे नहीं यार, हास्य कथा। अच्छा लगता है कॉमेडी कथा ना, क्या? वो तो सबकी रुचि से है, अपना अपना इंटरेस्ट। अच्छा इंटरेस्ट है, और ह्यूमन टू ह्यूमन मतलब डिफर करता है इस चीज को। हास्य कथा, हम अपनी बात कर रहे हैं, हास्य कथा हमको ज्यादा अच्छा लगता है, आप लोग का अपना अलग होगा। 11 नंबर लिख लीजिए, डिस्टिंक्शन ऑफ इन द एजुकेशनल सिस्टम at schools, college, university, etc. Distinction in the education system at school, college, university, etc. विश्वविद्यालय व विश्वविद्यालय से संबंधित शिक्षा प्रणाली में भेद। हिंदी में लिख लीजिए, विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से संबंधित शिक्षा प्रणाली में भेद। शिक्षा दर्शन, शिक्षा प्रशासन, शिक्षा पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, पाठ्योत्तर कक्षाएं, शिक्षा संस्थाओं का नियंत्रण आदि। मतलब कुल मिलाकर जो भी आपका कंटेंट होगा, जब आप डिस्कस करेंगे तो इन 11 कैटेगरी के अंतर्गत ही आएगा मोस्टली। इससे इतर थोड़ा सा मुश्किल है, कोई भी चीज़ पे जब भी आप रिसर्च कर रहे हैं, तो इसलिए कैटेगरी का यहाँ पर चर्चा करना आवश्यक था कि किसी भी स्टेटमेंट को लेते हैं या कोई भी सुखवाद वाला स्टोरी लेते हैं, दुखवाद का लेते हैं, कोई भी लौकिक पारलौकिक कोई भी टॉपिक आप लेते हैं, ठीक है, जो इटर्नल वर्ल्ड से रिलेटेड है, एक्सटर्नल वर्ल्ड से रिलेटेड। तो इटर्नल जो कोई भी बहुत सारा होता है ना, जो गॉड पे कर रहे हैं, सोल पे कर रहे हैं, जो आपको मेटाफिजिकल साइंस ऑफ से बियॉन्ड की बात की जा रही है वहाँ पे, तो आप तो फिजिकली नहीं देख सकते हैं, नहीं उसका फीलिंग नहीं होता है, लेकिन उसमें भी रिसर्च हो रहा है। तो इन कैटेगरीज के अंदर उसको आप रख सकते हैं, चाहे किसी व्यक्ति के पर आप रिसर्च कर रहे हैं, या किसी मोरल वैल्यू पे लेके चल रहे हैं, या किसी अनैतिक चीज़ पर भी होता है। कभी कभी जब नैतिक चीज़ दिखाइएगा तो अनैतिक चीज़ भी बताना पड़ता है, तभी आप नैतिक को जस्टिफाई कर पाते हैं। जैसे बुद्ध और देवदत्त, बुद्ध की जब चर्चा करेंगे तो अगर देवदत्त की भी चर्चा करते हैं तब बुद्ध का महत्व और निकल के आता है। बुद्ध मतलब एक सिंबल बता रहे हैं, नहीं कि बुद्ध और देवदत्त हालांकि भाई थे, फिर भी दोनों में अंतर विरोध वाली स्थिति थी। पूर्वजन की कथा जब लेते हैं, जातक कथा में बहुत सारी कथाएं हैं। बुद्ध और बोधिसत्व के रूप में, वो भी बोधिसत्व के रूप में जन्म लेते हैं, देवदत्त भी, उनका भी जो कर्म है, एक्शन है, अनैतिक रूप में चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्यों? सब के पीछे उसका फिर परिणाम क्या होता है, फिर वह उसी अशुभ मेंटलिटी से आते हैं, फिर वो अशुभ काम करते हैं। तो आपका जो पात्र डिवीजन, अनैतिक, नैतिक, चाहे कोई जीवन संबंधी मूल्य लेते हैं या परार्थवादी दृष्टिकोण लेते हैं किसी, तो इन क्लासिफिकेशन में, मतलब इस कैटेगरीज में आप उसको रख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्टेप इन कंटेंट एनालिसिस। स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स होता है? इट इज द स्टेप्स इन कंटेंट एनालिसिस। हिंदी क्या होगा इसका? अंतर्वस्तु विश्लेषण के चरण। अंतर्वस्तु विश्लेषण के चरण, क्या क्या इसके चरण होते हैं, स्टेप क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब स्टेप पे जब हम जाएंगे, चर्चा करेंगे, तो देखेंगे कि स्टेप में 4, 5, 8, 9 चरण की बात की गई है, जिसको हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लोग इसका इम्पोर्टेंस देखेंगे, फिर लिमिटेशंस देखेंगे। तो स्टेप में जैसे हम अभी चर्चा कर रहे थे क्लास ऑनलाइन शुरू होने के पहले, कि जैसे है कि कलेक्शन ऑफ डाटा अबाउट द मटेरियल। सेकंड क्या था? सेलेक्टिंग ऑफ द यूनिट ऑफ स्टडी, ठीक है। नंबर 3 क्या था? क्लासिफिकेशन ऑफ द कंटेंट इनटू कैटेगरी। नंबर 4 क्या था? वेरिफिकेशन ऑफ द कैटेगरी।
नंबर 5 क्या था कि प्रॉपर यूज ऑफ द मेथड। नंबर 6 प्रिपेयरिंग ऑफ द आउटलाइन ऑफ द स्टडी। नंबर 7 मेजरिंग ऑफ यूनिट ऑफ द कंटेंट। नंबर 8 एनालिटिकल इंटरप्रिटेशन। और फाइनल होता है नंबर 9 कि प्रिपेयरिंग ऑफ द रिपोर्ट। जो भी चीज़ आपको मिल रहा है उसका रिपोर्ट आप किस रूप में बना रहे हैं। अभी कौन जुड़ रहे हैं भाई साहब? आकाश वर्मा, आकाश वर्मा, तो अपना माइक ऑन कीजिए। आकाश वर्मा, आवाज आ रही है ऑनलाइन? आप लोग 12 बजे जुड़ रहे हैं। हाँ आकाश वर्मा, आकाश वर्मा कौन है? सर आकाश कुमार सर। अच्छा, तो इसमें नाम सर अच्छा। वो एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर से कनेक्ट हुआ सर। अच्छा मैं वही। जुड़ा हुआ था सर। ओके अच्छा, चलिए तब तो ठीक है। नहीं तो कह रहे कि 12 बजे जुड़ने का क्या मतलब हुआ? नहीं सर, अभी अच्छा मैं जुड़ा हुआ था, डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है। किस सब्जेक्ट में है आप? सर एंशिएंट हिस्ट्री सर। एंशिएंट हिस्ट्री। क्या इंटरेस्ट है एंशिएंट हिस्ट्री में? सर मेरा बुद्धिज्म पे है सर। अच्छा बुद्धिज्म पे है। यस क्या बुद्धिज्म तो बहुत बड़ा है, क्या किस पक्ष को लेना चाहते हैं? सर एक्चुअली मेरा टॉपिक तो सर बुद्धिज्म इंटरेस्ट उसमें, पर मेरा टॉपिक जो है वो हिस्ट्री और कल्चरल हेरिटेज है नालंदा यूनिवर्सिटी का। सर नालंदा यूनिवर्सिटी को करना चाह रहे हैं? यस नालंदा तो बहुत बड़ा काम है, बहुत सारे लोग किए भी हैं। हाँ ओके चलिए ठीक है, ठीक है। अब ठीक है, अपना माइक म्यूट कर लीजिए। थैंक यू। अब हम लोग स्टेप इन कंटेंट एनालिसिस पे चर्चा जो कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा स्टेप की बात हम करते हैं। पहले कुछ नोट डाउन करते हैं, फिर चर्चा करते चलते हैं। तो थोड़ा लिख लीजिए। कंटेंट एनालिसिस टेक्निक प्रोसीड्स with the following important steps. Content analysis technique proceeds with the following important steps. Number 1, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में हम लोग लेके चल रहे हैं। उसमें फिर जो डाउट होगा फिर लास्ट में हम लोग उसको डिस्कशन करेंगे। नंबर 1, कलेक्शन ऑफ द डाटा अबाउट द टॉपिक। ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे कि विषय से संबंधित तथ्यों का चुनाव। विषयों से संबंधित तथ्यों का चुनाव। जैसे लिख लीजिए इसमें 2 लाइन कि while beginning the work of content analysis, while beginning the work of content analysis, it is the first and foremost requirement is to select and collect the facts related to the content। इसका हिंदी लिख लीजिए कि अंतर वस्तु विश्लेषण कार्य प्रारंभ करने के लिए सर्वप्रथम आवश्यकता इस बात की होती है कि अध्ययन विषय से संबंधित जिन तथ्यों के अंतर वस्तु का हमें विश्लेषण करना है, उन तथ्यों को हम चुन लें। देखिए, जैसे हम एग्जाम्पल बताए थे कि जैसे मान लीजिए शरद चंद्र उपाध्याय के उपन्यास पर ही आप कोई काम करना चाहता है, तो उनमें जो भी उपलब्ध तथ्य हैं उसका क्या करते हैं, आप विश्लेषण करते हैं। तो विश्लेषण की मतलब उनकी उपन्यास की संख्या 1-2 नहीं है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आपका फोकस किस पक्ष को लेकर के,
उपन्यास एक दो नहीं है, बहुत ज़्यादा है, तो उसमें आप क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं, सैम्पलिंग टेक्निक के द्वारा आप उसकी संख्या को कम करते हैं। अपने अपने ढंग से इसमें आप लोग विषय का उदाहरण के रूप में कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम अभी चर्चा किए थे कि डिपेंडेंट ओरिजिनेशन पे कोई अगर बुद्धिस्ट का बच्चा अगर करना चाहता है, या एग्जाम्पल कंसेप्ट ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, तो क्या करते हैं, सेलेक्टेड एज द टॉपिक ऑफ कंटेंट एनालिसिस से क्या करते हैं, पहले सेलेक्ट करते हैं और फिर उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स है, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स है, वेराइटीज है, उसको अब मिनिमाइज करते हैं सैम्पलिंग यूज फॉर सैम्पलिंग टेक्निक्स। ठीक है। नंबर सेकंड क्या है, नंबर सेकंड कि सेलेक्टिंग, फर्स्ट हो गया कलेक्शन ऑफ डाटा अबाउट द टॉपिक, नंबर 2 सेलेक्टिंग द यूनिट ऑफ स्टडी, यूनिट्स ऑफ स्टडी, selection of unit is, अब हम यूनिट पे आएंगे। यूनिट का पहले हम पिछले बार पढ़े थे ना, बहुत सारा यूनिट होता है, किस किस रूप में होता है, शब्द में, वाक्य में, स्टेटमेंट में, पात्र में। तो सेलेक्टिंग द यूनिट ऑफ स्टडी में क्या है कि सिलेक्शन ऑफ यूनिट इज, selection of unit is necessarily after the analysis of various available and collected materials, full stop, as already discussed earlier, these units may be word, comma, sentence, comma, context, comma, character, place or time, measurement, ठीक है। हिंदी में इस लाइन को लिख लीजिए कि अध्ययन की इकाइयों को चुनना, सेलेक्टिंग का मतलब हुआ प्राप्त सामग्री का भली भांति अध्ययन करने के पश्चात इकाइयों का चुनाव करना आवश्यक होता है। जैसा कि पहले ही लिखा जा चुका है, ये इकाइयां शब्द, वाक्य, प्रसंग, पात्र, स्थान व समय का माप कुछ भी हो सकता है। जैसे पिछला पहले जो आप किए थे कि मान लीजिए उपन्यास आप उठाए किसी का भी, शरद चंद्र मुखोपाध्याय का ही उपन्यास आप उठाते हैं, तो उसमें जो आप सैम्पलिंग टेक्निक के द्वारा आप छांटने का प्रयास किए हैं, विश्लेषण करके जो विषय का चुनाव किए हैं, किस विषय का, नारी अध्ययन, फीमेल कैरेक्टर के बारे में आपने अध्ययन का लिया है। तो उन उपन्यास में केवल नारी पात्रों या नारी चरित्र से संबंधित जो बातें कही गई हैं उन्हीं इकाइयों का आप अध्ययन करेंगे, ना कि अन्य बहुत सारी पात्र है, पुरुष पात्र भी है, बहुत सारा है, तो आप उनमें नारी इकाइयाँ, फीमेल कैरेक्टर पे जब चर्चा करेंगे तो इसको एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हैं। या फिर आप जैसे बुद्धिज्म के छात्र हैं, फिलॉसफी के छात्र हैं, आज सब अपने अपने विषय के अलग अलग छात्र हैं, तो अपने अपने ढंग से उस पर अपना चीज़ को दे सकते हैं। आपको संस्कृत के छात्र हैं तो उसमें आपको लगता हो कि नहीं कोई और स्टोरी को आप उठा करके उसके बारे में थोड़ा एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो उसको भी आप कोट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे बुद्धिज्म वाले हैं तो उनसे आप कह सकते हैं कि फॉर इंस्टेंस आफ्टर द कलेक्शन ऑफ फैक्ट डिपेंडेंट ओरिजिनेशन वी मे डिजायर वेदर वी हैव टू एनालाइज द थ्योरी ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट। थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन थेरवाद पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, महायान पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, उसके बाद नागार्जुन इसके बारे में क्या व्यक्त किए हैं, विज्ञानवाद दृष्टिकोण क्या है, तो सबका अपना अलग अलग इसमें आप बता सकते हैं।
डिस्कशन और डिवीजन। ठीक है, नंबर थर्ड क्या है? नंबर थर्ड लिख लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ द कंटेंट इनटू कैटेगरीज। इनटू कैटेगरीज हिंदी में है अंतर वस्तु के श्रेणियों का विभाजन। अंतर वस्तु की श्रेणियों का विभाजन मतलब क्या है इसका? अभी जो वर्गीकरण पढ़े हैं ना पिछले भाग में, क्या पढ़े हैं कि जो भी पात्र की बात जो की गई है वहाँ पे, तो किस श्रेणी में, जैसे मान लीजिए नारी पात्र को उठाए हैं, तो नारी पात्र में भी तो 3-4 पात्र हो गए। नायक हो गई, नायिका हो गई, खलनायिका हो गई, पार्श्व नायिका हो गई, और भी बहुत सारे पात्र हो गए। तो उसी बात को यहाँ कह रहा है, इसके बारे में थोड़ा इंग्लिश में लिख लीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ द कंटेंट इनटू कैटेगरीज, once we select the unit of study, it becomes imperative and classify these units into some definite categories और classes। definite categories और classes। अभी जो हम लोग कैटेगरीज की बात किए थे पूर्व में, फर्स्ट में, तो उसमें आप उसको डाल सकते हैं। ठीक है, नंबर इसका हिंदी लिख लीजिए कि अंतर्वस्तु के श्रेणियों का विभाजन में इकाइयों का चुनाव कर लेने के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही होता है कि इन इकाइयों को कुछ निश्चित श्रेणियों में विभाजित कर लिया जाए। कुछ निश्चित श्रेणियों में विभाजित कर लिया जाए। ठीक है, उसके बाद आप जो भी पात्र, जो भी उपन्यास उठाए हैं, मान लीजिए शरद चंद्र उपाध्याय के उपन्यास उठाए हैं, यदि नारी पात्र को उठाए हैं तो उसमें जो उसका नायिका है, खलनायिका, ये सब की चीज़ को आप उदाहरण के रूप में दे सकते हैं। नंबर 4, वेरिफिकेशन ऑफ द कैटेगरी। क्लासिफाई कर दिए, उसका क्या करना है? वेरिफिकेशन ऑफ द कैटेगरी, श्रेणियों का परीक्षण। श्रेणियों का परीक्षण, वेरिफिकेशन ऑफ द कैटेगरी में क्या करेंगे? डैश देके लिख लीजिए, इट इज नेसेसरी टू एग्जामिन एंड वेरीफाई द classification of contents, whether they are reliable and meaningful for scientific study. If we make our analysis completely objective। अरे यार, हम ये यही करते रहे क्या बोलते? क्या बोले? ऑब्जेक्टिव, फुल स्टॉप। फॉर दैट इट बिकम्स necessary to adopt some well organized and accepted standards। Only then we should finalize these categories। अब क्या हिंदी में लिख लीजिए इसको
कि अंतर्वस्तु विश्लेषण पूर्णतया वस्तुनिष्ठ हो सके, इसके लिए यह जरूरी है कि हम इस बात का परीक्षण कर लें कि जिन श्रेणियों का निर्धारण हमने किया है वैज्ञानिक अध्ययन के संदर्भ में वे विश्वसनीय व सार्थक है भी अथवा नहीं। फुल स्टॉप। इसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम श्रेणी निर्धारण के कुछ मानकों को अपनाएं। मानकों मतलब स्टैंडर्ड्स को अपनाएं और फिर कहीं श्रेणियों को अंतिम रूप प्रदान करें। नंबर 5 लिख लीजिए, थोड़ा राइट डाउन प्लीज। नंबर 5 कि प्रॉपर यूज ऑफ मेथड हिंदी में है पद्धति का, जो भी आप साइंटिफिक पद्धति जो चुनाव किए हैं ना, उसका सही उपयोग। देखिए, कोई भी साइंटिफिक मेथड आप अपनाए हैं, अडॉप्ट किए हैं, तो पद्धति का जो आप चुनाव कर रहे हैं, ये नहीं कि आप चैप्टर 1 में आप उस पद्धति का प्रयोग ठीक से कर रहे हैं, चैप्टर 2 में गॉन कर दे रहे हैं, चैप्टर 3 में कर रहे हैं। तो आप जब किसी साइंटिफिक मेथड का मतलब यही हुआ कि आप जो भी पद्धति चुनाव कर रहे हैं, उस पद्धति का सही उपयोग सभी में समान रूप से होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं आप कर रहे हैं, कहीं छोड़ रहे हैं, कहीं आप आगे लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ उसी बात को लिखा गया है कि प्रॉपर यूज ऑफ द मेथड मतलब क्या हुआ, डैश देके लिख लीजिए, डैश देके अंडरलाइन डैश देके, फिक्सेशन ऑफ मेथड फॉर साइंटिफिक एनालिसिस, fixation method for scientific analysis is not sufficient, comma, rather it is also necessary to ensure that the some method is constantly used in the entire studies, full stop. It is also necessary that the application of method is इस लाइन को छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, यहीं तक रहने दीजिए कि इंटायर स्टडी में उसको दिखना चाहिए। इसके बारे में एक लाइन लिख लीजिए हिंदी में कि किसी भी वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए केवल पद्धति का निर्धारण ही पर्याप्त नहीं है, अपितु यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि संपूर्ण अध्ययन में समान प्रणाली का उपयोग
हो भी रहा है अथवा नहीं, हो भी रहा है अथवा नहीं, फुल स्टॉप। अपितु यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि संपूर्ण अध्ययन में समान प्रणाली का उपयोग हो भी रहा है अथवा नहीं। नंबर 6 preparing the outlines of study, preparing the outline of the study। इसका हिंदी में लिखिए एक लाइन कि अध्ययन की रूपरेखा तैयार करना। अब सब मेथड आप अपना लिए, सारा कुछ कर लिए, वर्गीकृत कर लिए। सारा करने के बाद अब क्या कर रहे हैं कि प्रिपेयरिंग द आउटलाइन ऑफ द स्टडी। इसमें क्या करेंगे, व्हेन एवरीथिंग इज फाइनलाइज्ड, व्हेन एवरीथिंग इज फाइनलाइज्ड एंड outline of the study is preparing, which could determine our attention, to different topics, full stop, different topics। It saves us from unnecessary expansion of our study, unnecessary expansion of our study। क्या लिख रहे हैं कि उपरोक्त सब चीजें निश्चित हो जाने के बाद अध्ययन की एक रूपरेखा तैयार की जाती है, अध्ययन की एक रूपरेखा तैयार की जाती है, जिससे कि यह निश्चित हो सके कि हमें किन किन विषयों पर ध्यान केंद्रित करना है। इससे अध्ययन कार्य का फैलाव इधर उधर नहीं हो पाता। मतलब क्या होता है कि आपका टाइम लिमिट है, सब कुछ लिमिट है, संसाधन लिमिट है, एनर्जी भी लिमिट होता है। मतलब लिमिट तो नहीं कर सकते, लेकिन किसी में कोई कहीं ना कहीं जाकर तो सीमा होती है। अब 3 साल 4 साल तो आप अपना जो एक्सपेंशन है, जो अननेसेसिटी मटेरियल को इकट्ठा करना, वर्गीकृत करना, उसको कैटेगराइज करना, ऐसे यूनिट में बांटना, इस तरह से करने से आप बच सकते हैं। तो कंटेंट एनालिसिस का मुख्य जो आप स्टेप है, तो इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है कि इससे अननेसेसिटी एक्सपेंशन ऑफ आवर स्टडी जो है उसको आप दूर कर सकते हैं, इधर उधर के फैलाव से आप दूर हो सकते हैं। पैसा लिमिट है, समय लिमिट है, इन्हें कि आप 5 साल घर से पैसा लेके रिसर्च कर रहे हैं, 10 साल लेकर के रिसर्च कर रहे हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है। जो आपका समय 3 साल मिनिमम है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल और लेकर के 3 से 4 साल के बीच अपना काम सही ढंग से करके उसको जमा कीजिए। लेकिन उसको तभी हो पाएगा, बाद में आपका प्रेशर बनना शुरू होगा, तभी हो पाएगा जब आप रोज रोज कुछ काम करेंगे। रोज डेली राइटिंग में, चाहे रफ राइटिंग में, फर्स्ट ड्राफ्ट में, फिर सेकेंड ड्राफ्ट, ऐसा सोचेंगे कि पहले ही सब कुछ मैटर ले ले, एक बार बैठ के सीधे सीधे लिख दे, ऐसा नहीं होता है। जब भी लाइब्रेरी कंसल्ट करेंगे आप, एक टॉपिक, एक टाइटल, लेकिन कोशिश कीजिए कि एक दिन में 1 पेज तो जरूर हम राइट डाउन कर ले। और 1 पेज का आधा भी अगर आप करने लगते हैं तो 365 दिन, 1 साल में आप कितना 365 पेज आप कर रहे हैं, उसका आधा भी यदि आप फाइनल करते हैं, आधा नहीं 1/4 भी करते हैं, तो 100 पेज आपका फाइनल हुआ। तो इस तरह 2 से 3 साल के अंदर आपका काम अच्छा हो जाता है। लेकिन आपको समय रोज निकालना है, डेली निकालना है। आपका चीज लिमिट है, तो उससे क्या होगा कि आप उसी चीज पे फोकस करें।
उसी चीज़ पे पार्टिकुलर। इसीलिए क्या होता है, सुपरवाइजर लिखता नहीं है, सुपरवाइजर आपको क्या करेगा, गाइडलाइन बताएगा कि नहीं यहाँ जाके किताब लो, इस किताब को पढ़ो, इस टॉपिक में से निकाल के लेके आओ। ऐसा नहीं कि जो आज का प्लेगरिज्म का स्थिति है, वो आप किसी चीज़ को ले लीजिए तो सॉफ्टवेयर में डालने पर तुरंत आपका शो कर देगा कि 10% से ज़्यादा है, तो आपका रिसर्च ही इनवैलिड हो जाएगा। जो भी जितना मेहनत किए हैं, समय है, सब बर्बाद हो जाएगा। तो आपको उसको अपने लैंग्वेज में लेके आना है, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आपको अपने ढंग से दृष्टिकोण बढ़ा के सोच के व्यापक दृष्टि से काम करना है। तो जब ऐसे करेंगे तो आप फैलाव से इधर उधर बच सकते हैं। नंबर 7 है मेजरिंग द यूनिट्स ऑफ द कंटेंट। मेजर जो करते हैं, मेजरिंग द यूनिट्स ऑफ द कंटेंट, मतलब अंतर वस्तु की इकाइयों को मापना, अंतर वस्तु की इकाइयों को मापना। इसमें थोड़ा नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं हिंदी में। नेक्स्ट स्टेप इज टू बीइंग द एक्चुअल स्टडी वर्क। नेक्स्ट स्टेप इज टू begin the actual study work according to the selected method, and measurement of the units of content, through a statistical method. This step is most important as proper analysis. And evaluation of the content becomes possible on the basis of quantitative measurement. हिंदी में लिख लीजिए इसी बात को। नंबर 7 है ना, कि अंतर्वस्तु की इकाइयों को मापना। इसमें आगे लिख लीजिए कि इसके बाद वास्तविक अध्ययन का कार्य निर्धारित विधि के अनुसार प्रारंभ किया जाता है। विधि के अनुसार प्रारंभ किया जाता है और अंतर वस्तु की इकाइयों को सांख्यिकीय प्रणाली द्वारा मापने या गिनने का काम किया जाता है। यह स्तर सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस परिमाणात्मक माप, मतलब क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, परिमाणात्मक माप के आधार पर ही अंतर वस्तु का सही विश्लेषण व मूल्यांकन संभव होता है। 2 और पॉइंट है इसमें, एक है आपका एनालिटिकल इंटरप्रिटेशन और फाइनल में है कि प्रिपेयरिंग ऑफ द रिपोर्ट। ये 2 पॉइंट और लिख लीजिए। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग देखेंगे कि क्या इसका इम्पोर्टेंस है, लिमिटेशंस है। तो 8वां नंबर लिख लीजिए, नंबर 8, एनालिटिकल इंटरप्रिटेशन।
मतलब विश्लेषणात्मक व्याख्या, हिंदी में उसको लिखेंगे विश्लेषणात्मक व्याख्या, एनालिटिकल इंटरप्रिटेशन। इंग्लिश में फर्स्ट, द नेक्स्ट स्टेप इज टू मेक analytical interpretation of the content after proper and quantitative measurement, full stop, proper classification and tabulation becomes possible through quantitative measurement, full stop. As a result, similarities and dissimilarities of the facts becomes clear it helps to have analytical interpretation also. इसका हिंदी लिख लीजिए कि अंतर वस्तु की इकाइयों का उचित व परिमाणात्मक माप कर लेने के पश्चात उनका विश्लेषणात्मक व्याख्या करनी होती है। परिमाणात्मक माप कर लेने से, फुल स्टॉप के बाद होती है के बाद फुल स्टॉप, परिमाणात्मक माप कर लेने से तथ्यों का उचित वर्गीकरण व सारणीकरण संभव होता है और इन सारणियों से तथ्यों में पाए जाने वाली समानताएं व विभिन्नताएं या भिन्नताएं, कुछ भी लिख लीजिए, स्पष्ट हो जाती है और उनके आधार पर उनकी विश्लेषणात्मक व्याख्या करना भी संभव होता है। अब लास्ट है इसका स्टेप का, फाइनल स्टेप क्या होता है कि प्रिपेयरिंग ऑफ द रिपोर्ट, रिपोर्ट तैयार करना, हिंदी में लिखेंगे रिपोर्ट तैयार करना। प्रिपेयरिंग ऑफ द रिपोर्ट में क्या लिखेंगे कि a gradual and integral report is prepared regarding the whole study only after the analytical interpretation of the content, full stop. I repeat again, a gradual and integral report is prepared regarding the whole study only after the analytical interpretation of the content, full stop. So that analysis and conclusions may be
produced through scientific description, and analysis, tabulation, graph, diagrams, etc. And others could also get benefit from them, and their knowledge gets enhanced. Their knowledge gets enhanced. इसका हिंदी लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए कि अंतर वस्तु की विश्लेषणात्मक व्याख्या कर लेने के बाद संपूर्ण अध्ययन के संबंध में एक क्रमबद्ध रिपोर्ट को तैयार किया जाता है, ताकि विश्लेषणों व निष्कर्षों को वैज्ञानिक विवरण व व्याख्या, सारणी, ग्राफ, चित्र आदि के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सके एवं उसे पढ़कर दूसरे लोग भी उससे लाभ उठा सके और ज्ञान की वृद्धि हो। तो आज यहीं पर हम लोग स्टॉप करते हैं। लास्ट जो इसका पॉइंट, 2 पॉइंट और रह गया है, इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेंट एनालिसिस टेक्निक एंड लिमिटेशंस ऑफ कंटेंट एनालिसिस। मेन बॉडी पूरा हो गया है इसका। मेन जो व्हाट इज द कंटेंट एनालिसिस, व्हाट इज द यूनिट, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन, व्हाट इज द स्टेप,